गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, अगेन पीएम सर आपके लिए चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सॉल्यूशन मॉड्यूल का। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे नॉलेज बास्केट की। ओके माय डियर, नॉलेज बास्केट को अपन देखते हैं। पहले नॉलेज बास्केट, देन वी विल डिस्कस कॉम्पिटिटिव स्टफ। ओके, नाउ व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन क्या एक वेव है? हाँ बिल्कुल है। पार्टिकल है? हाँ है। अब ये डिपेंड करता है कि हम किस कंडीशन में इसको क्या लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वेव में लेंगे या पार्टिकल में लेंगे तो वो एक अलग बात है। आइदर ऑफ टू डिपेंडिंग हाउ इट इज ऑब्जर्व। तो सी ऑप्शन इज, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। रदरफोर्ड एल्वा पार्टिकल्स रिजल्टेड द डिस्कवरी ऑफ। रदरफोर्ड साहब ने क्या डिस्कवर किया था? उनके एक्सपेरिमेंट के समय हमने आपको बताया था न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने क्या डिस्कस किया? न्यूक्लियस डिस्कवर किया, न्यूक्लियस। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? ध्यान रखें, है ना। कैथोड रेस्पिरेशन द फर्स्ट टाइम बाय जे थॉमसन। ये सब आप याद रख लो भाई, इसमें कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ढूंढ लो, ऑप्शन लगा दो। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? बाय होम वाज न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड? 1932 के आसपास जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था, आपको हमने बताया था। यू कैन अंडरस्टैंड इट, याद रख लो भाई, है ना बेटा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, इन एन एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल बोलते हैं, और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इन आउटर मोस्ट शेल। नाउ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकॉर्डिंग इन शेल नंबर 3, 2n स्क्वायर। देख लो ना, 2n स्क्वायर, और 2n कितना है? बस ठीक है, 18 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर, ये यू कैन अंडरस्टैंड इट। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 9, इन एटम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मूव अराउंड द न्यूक्लियस। हाँ ये सही है, मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन रैंडम। नहीं, फिक्स्ड एनर्जी। देखो ये क्या हो गया, देखो देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है ना, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जैसे, तो ये पर्टिकुलर शेल में मूव करता है। अब शेल का मतलब शेल नहीं होता, शेल का मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होता। हमने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे आप ट्रेन में स्लीपर क्लास में सफ़र कर रहे हैं, तो क्या होगा? आप स्लीपर क्लास में एनर्जी दे रहे हैं, यानी एक पर्टिकुलर एनर्जी, एक अमाउंट दिया, तो आप स्लीपर क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं। अगर आपने एनर्जी बढ़ाई यानी मनी बढ़ाई, तो आप थर्ड एसी में जा सकते हैं, सेकंड एसी में जा सकते हैं, तो एक शेल बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे आप पर्टिकुलर शेल में, इलेक्ट्रॉन अगर आप अपर शेल में जाएगा तो इसका जो एनर्जी लेवल है, उतनी एनर्जी अगर इसकी इंक्रीज हो जाती है तो ये अपर शेल में जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, फिक्स्ड इन एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल बोलो या शेल बोलो, बात एक ही, मतलब एक पर्टिकुलर शेल की एनर्जी फिक्स होती है तो उसको अपन एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13283। 283 यानी कि 3 का ऑप्शन 3। ओके देन, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीशियम? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, 282। तो अब तो देख लो, 282, 2n स्क्वायर से देख लेना भाई, आता ही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। सिंपल है ना? क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट फॉर द कैथोड रेस। अब कैथोड रेस के लिए जो इनकरेक्ट है, दे मूव इन स्ट्रेट लाइन ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। नहीं, स्ट्रेट लाइन तो सही है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए देयर नेचर डिपेंड्स अपॉन द नेचर, दे कॉस्ट शेडो ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ, ये भी सही है। दे गेट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, ये सही है। आई थिंक सेकेंड ऑप्शन इज
इनकरेक्ट, द नेचर ऑफ डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। देखो भैया, डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस होती है वो इनर्ट होती है, और ये कैथोड रे का नेचर और डिस्चार्ज ट्यूब का नेचर कभी सेम हो नहीं सकता। क्लियर है? नेक्स्ट 13, द आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ सेम एटॉमिक नंबर, आई थिंक इज करेक्ट। आइसोटॉप्स एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट फॉर बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो बोर मॉडल के लिए वो चीज़ क्या होगी, ध्यान से समझ लेना। बोर मॉडल के लिए जो करेक्ट नहीं है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज सिचुएटेड इन इट्स सेंटर। तो करेक्ट है यार, इनकरेक्ट कहाँ है? द इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, एन इलेक्ट्रॉन नाइदर लूजेस नॉर गेन एनर्जी, इट जम्प्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। देखो, इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, ये तो समझ में आता है, सर्कुलर पाथ में भी है और न्यूक्लियस एटम के सेंटर में भी है। पर इलेक्ट्रॉन जब जंप नाइदर लूजेस नॉर गेन्स एनर्जी, इट जम्प्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। जब एक इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, तब तो वो एनर्जी ना तो लूज करता है ना एब्जॉर्ब करता है, ये तो समझ में आया। पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन अपर शेल में जाएगा तो एनर्जी बढ़ेगी तभी तो जाएगा, और अपर शेल से लोअर शेल में कब आएगा? जब एनर्जी कम होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है मेरे बेटों कि जंप करते समय तो एनर्जी होनी ही चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट 11 एंड द मास नंबर इज, भैया एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर 23 है ना? ये कोई भी एलिमेंट एक्स मान लो। तो द करेक्ट ऑर्डर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितने? 11 है, प्रोटॉन भी 11 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं। ये मास नंबर है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 23 माइनस 11, तो 1 2 12, 11 11 12, 11 11 12। समझ में आ गया? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोटॉप्स? आइसोटॉप्स कौन है? ऑक्सीजन ओजोन नहीं है, आइस और स्टीम नहीं है, नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है। आइसोटॉप्स सेम एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, 1H1 1H2, सेम एलिमेंट होना चाहिए आइसोटॉप्स के लिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम ही होता है। तो कॉमन सेंस की बात है, सेम एलिमेंट होना चाहिए। ये सब अलग अलग हैं भैया, ये लो पकड़ लो। ये क्वेश्चन नंबर 16। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन? पकड़ के चलो इस चीज को। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को 1H1, अब हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, 0 होता है। फ्लोरीन, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सेम नहीं होते। क्लोरीन 17 Cl 35.5, ये भी गलत है। अब जरा ड्यूटेरियम को पकड़ के चलते, ध्यान से देखना। 1H2, प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन भी 1, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो गए? इक्वल। ड्यूटेरियम इज करेक्ट। 1H2, 1H2, deuterium is correct. Now, question number 18, with the number of electrons in an element with the atomic number x and the atomic mass y will be. सवाल को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया और कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर एक्स, एटॉमिक नंबर अगर एक्स है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एक्स होंगे, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बात समझ में आई? नाउ द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मेनी एलिमेंट्स आर नॉट होल नंबर because they cannot be determined accurately. The atom ionized during determination of their mass, existing of isotope, presence of impurities. Existing of isotopes, देखो बेटा, आपको एटॉमिक मास, आपको याद है पिछले चैप्टर में हमने एवरेज एटॉमिक मास के बारे में बात करी थी।
m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 m1x1 प्लस m2x2 अपॉन 100 परसेंटेज की बात है तो, और अगर रेशो की बात है तो m1x1 प्लस m2x2 अपॉन x1 प्लस x2, वो हमने आपको दोनों चीज़ें समझाई थी। कोई भी, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्यूरेट 12 है, वो 12 पॉइंट समथिंग हो सकता है या 19 पॉइंट समथिंग हो सकता है। तो सर इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो कार्बन का जो एटॉमिक वेट है वो एक्चुअली में कार्बन के जितने भी आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, उन सब का एक एवरेज वैल्यू एक्सप्लेन करता है। आप बोलेंगे सर एवरेज वैल्यू का मतलब क्या होता है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन का एक्चुअल एटॉमिक वेट क्या है? तो हम जनरली ये मान लेते हैं कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, क्योंकि कार्बन का जो आइसोटॉप सबसे ज़्यादा नेचर में प्रेजेंट है वो 12 है। तो वैसे ही तो उसका रीज़न यही है कि कार्बन कोई भी एलिमेंट का एक्यूरेट एटॉमिक वेट नहीं हो सकता, क्योंकि वो एग्जैक्ट परसेंटेज में अवेलेबल नहीं है कि भाई 80 60 80 20, मतलब इस तरह से 40 60 ऐसा नहीं होगा, या 40 40 20 टाइप में नहीं होगा। वो होगा तो 11.3 एक आइसोटॉप, एक 22.5, इस तरीके से। तो वो पॉइंट में वो भी कौन सा एक्यूरेसी में है? नेचर ने हर चीज़ को बिल्कुल एक्यूरेट थोड़ी करके बनाया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो होल नंबर में नहीं होता। द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट ऑफ, देखो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ काउंट करना है। 2 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 8 1 2 3 4 5 6 7 287 होता है क्लोरीन का एटॉमिक, मतलब 17 एटॉमिक नंबर किसका होता है? क्लोरीन का, और कॉन्फ़िगरेशन होता है क्लोरीन का। तो आंसर हो गया क्लोरीन। बात समझ में आई? रिपीट करूं? 1 2, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 287 किसका हुआ मेरे बेटों? क्लोरीन का। तो क्लोरीन का आंसर करेक्ट है। समझ में आया? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द चार्ज +1 एंड द मास 1 AMU? +1 चार्ज किसका होगा और AMU में मास 1 AMU किसका होगा? तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे -1, प्रोटॉन पे +1 होता है, और हीलियम न्यूक्लियस में तो चार्ज +2 ही होगा। अगर हीलियम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो हीलियम न्यूट्रल होता है, इनर्ट गैस होता है। आइए बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एन आइसोटॉप विद द मास नंबर ऑफ 99 दैट कंटेन्स 56 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। 56 न्यूट्रॉन है और मास नंबर 99 है। आइए देख लेते हैं, इसको पहले पकड़ के चलते हैं। 99 तो मास नंबर है, बिल्कुल सही है, और न्यूट्रॉन 56 है कि नहीं? तो 56 में से माइनस कर दो तो ये 43, तो ये गलत हो जाएगा। ये 43 56 ये तो वैसे ही गलत है। इसको देख लेते हैं, 99 43, तो ये कितना हो गया? 6, और ये हो गया 5। तो मास नंबर तो 99 है और न्यूट्रॉन कितने हो गए? 56, तो ओवरऑल आंसर 3। तो ये जो एलिमेंट है इसमें एटॉमिक मास 99 है और न्यूट्रॉन 56 है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हमने समझ लिया। आइए बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटॉप्स इज यूज्ड एज टाइपिक एज, इसको छोड़ो, एज द स्टैंडर्ड फॉर एटॉमिक मास। ये है कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का जो बेसिक पार्टिकल है वो क्या होता है? एलिमेंट का बेसिक पार्टिकल होता है एटम। एलिमेंट का बेसिक पार्टिकल जो एटम है उसका आयन हो सकता है, लेकिन एलिमेंट का बेसिक पार्टिकल मॉलिक्यूल जनरली नहीं होता, क्योंकि एलिमेंट का बेसिक पार्टिकल जनरली हम एटम ही लेते हैं, तो इसका आंसर हो सकता है मॉलिक्यूल। बेसिक पार्टिकल जनरली हम एटम और आयन ही लेते हैं। विच वुड ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द सल्फर एटम कंटेनिंग 18 इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, यानी 16।
16 होगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 286। 286 होगा तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो ये S-2 बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके वैलेंस शेल में हो जाएंगे 8, मतलब टोटल हो जाएंगे वैलेंस शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे। बात समझ में आई। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो हो गए 18, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288 इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में 286। तो इसने -2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए, तो ये -2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन दिस, ये दिया हुआ है एटॉमिक नंबर इज 36, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 38, देख लेते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 52, 52 है क्या, 90 -38 कितना होता है भाई, 52। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 52 सही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 38 बिल्कुल सही है। विच ऑफ दीज आर करेक्ट, मेरे हिसाब से सेकंड, थर्ड, फोर्थ करेक्ट होना चाहिए। अगर थर्ड को देखें तो थर्ड भी करेक्ट है, और फोर्थ को देखें तो फोर्थ भी करेक्ट है, ये दोनों तो करेक्ट हैं। एक मिनट, एटॉमिक नंबर 36 यहाँ 38 लिखा है, तो ये तो गलत हो गया बिल्कुल। अब इसमें ये बोल रहे हैं, सुनते जाना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 38। अब +3 को ध्यान दो लो, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें होने चाहिए 38 - 3 यानी कि 35 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं 38, तो मेरे हिसाब से समथिंग इज ब्लैक इन दाल, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बात समझ में आई। नंबर मेंबर्स ऑफ विच आर द फॉलोइंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी किस में सिमिलर होगी, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, आइसोटॉप्स में होंगे, आइसोबार्स में नहीं होंगे। आइसोबार 2 अलग अलग एलिमेंट का होता है। एलोट्रॉप्स में, अब जैसे एलोट्रॉप्स अलग अलग स्ट्रक्चर बताओ, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है, कॉमन सेंस की बात है। आइसोटॉप्स की सेम रहेगी। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम हैव अ वैलेंस ऑफ 3 एंड सल्फेट हैज वैलेंसी ऑफ 2। ठीक है, एल्यूमिनियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है और सल्फेट के पास 2 है। देयरफॉर द करेक्ट फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, भैया इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आसान शब्दों में एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस पूछ रहा है, तो आप बता दो इसको, Al2SO4 का होल थ्राइस आप बता दो, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन 3Cl2, बात खत्म हो गई। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, वाइल परफॉर्मिंग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट देयर वाज नो passage of electric current under normal condition. Which of the following can account of this observation? देखते हैं। डस्ट पार्टिकल आर प्रेजेंट इन एयर, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एयर। एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट अंडर नॉर्मल कंडीशन। Which of the following can account for this observation? इस ऑब्जर्वेशन के लिए कौन सी चीज परफेक्ट बैठती है? डस्ट पार्टिकल का इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में प्रेजेंट होती है, अब कैथोड रे ट्यूब में, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो भैया जो एयर होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है एक नॉर्मल कंडीशन में। अब उसमें आप इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रख के आगे बात कर सकते हो। द फ्लोरोसेंस ऑन द वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब इज ड्यू टू, किसकी वजह से हो सकती है? कैथोड रे की वजह से हो सकती है, कैनाल रे की वजह से हो सकती है, या एनोड रे की वजह से हो सकती है। तो कैथोड रे की वजह से, कैथोड रे इसमें रेस्पॉन्सिबल होती हैं। जो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज है उसमें वो जो ट्यूब होती है, कैथोड रे ट्यूब होती है, उसकी दीवारों पर जब वो कैथोड रेज टक्कर मारती है
तो उसमें एक चमक सी दिखती है, इल्यूमिनेशन दिखता है, तो वो फ्लोरोसेंट जो दिखता है वो कैथोड रे की वजह से होता है। नाउ समझ में आ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इज रॉन्ग? 268 ये गलत है यार, 286 होना चाहिए, तो पहले ही दिख गया। ठीक है, इसको देख लो, ये वही चीज़ है जैसा भी करा था। 25 प्रोटॉन्स 30 न्यूट्रॉन्स में कौन सा, ये इसके पास जो है वो देख लो, 25 प्रोटॉन्स है हाँ, और 30 न्यूट्रॉन्स है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। 25 प्रोटॉन 25, ये सब तो फालतू की चीज़ है, भूल जाओ। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। नॉट ट्रू, पहले तो इसको पकड़ लो यार, इसको मत भूल जाना, ट्रू ढूंढ रहे हो कि नॉट ट्रू ढूंढ रहे हो, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है उसको पकड़ो। मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल इन न्यूट्रल एटम। मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ना वो हमेशा बराबर हो ही ज़रूरी नहीं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर नहीं हो सकते, ज़रूरी नहीं है, हो तो भी चलेगा। जैसे सोडियम है 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो भैया ये बात कुछ मुझे हजम नहीं हुई। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम इज इक्वल, ये सही है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी, ये भी सही है। तो भैया ये गलत लग रहा है, दाल में कुछ ब्लैक है। 17Cl35 17Cl37 आर एग्जाम्पल ऑफ, बेटा आइसोटॉप्स है और कुछ भी नहीं है, आइसोटॉप्स और कुछ नहीं है। कर पाओगे? ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन ए हाइड्रोजन एटम? 1 है, और कितने होंगे हाइड्रोजन के पास, और कितने होंगे? ठीक है ना। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम आर करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रदरफोर्ड एटम आर करेक्ट? जो करेक्ट है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। कंसिडर द न्यूक्लियस एज पॉजिटिव चार्ज्ड, एस्टैब्लिश दैट द एल्फा पार्टिकल्स are 4 times as heavier than hydrogen atom, can be compared to solar system, was the agreement with the Thomson। ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, 14 बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, और ये करेक्ट है सोलर सिस्टम से। Establish that alpha particle are 4 times heavy as hydrogen atom, consider nucleus as positively charged, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो मेरे हिसाब से इसका जो ऑप्शन है, आई थिंक फर्स्ट एंड थर्ड, ए ऑप्शन शुड बी करेक्ट। बात समझ में आ रही है? ए ऑप्शन शुड बी करेक्ट। समझ में आ गया ना? न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, और देख लो, नहीं दोबारा समझा देता हूं। कहाँ देख लो एक बार और। न्यूक्लियस एज अ पॉजिटिव चार्ज और कैन बी कंपेयर टू सोलर सिस्टम। ठीक है, इन थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? थॉमसन मॉडल में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आइए देखते हैं। द मास ऑफ द एटम इज अज्यूम टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल सही है। द पॉजिटिव चार्ज इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली, ये भी सही है। द इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉजिटिव चार्ज, ये भी सही है। द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ईच, ये तो गलत है भैया, इलेक्ट्रॉन कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। नेक्स्ट, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शोड दैट इलेक्ट्रॉन हैव अ नेगेटिव चार्ज ना, उसने सिर्फ न्यूक्लियस वाला जो एक्सपेरिमेंट दिया था उसको पकड़ के चलोगे, तो ये गलत है। द मास एंड द पॉजिटिवली चार्ज ऑफ द एटम आर concentrated in the nucleus, neutron exist in the nucleus, show that, है ना। most of the space in the atom is empty, ये भी सही है। तो which of the above statement are correct? तो इसमें कौन सा करेक्ट है? अगर इसको पकड़ के चलें तो ये तो बिल्कुल ही गलत है।
जो इसने शो किया इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज, ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया, रदरफोर्ड को पहले ही पता था। द मास एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम आर कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, ये भी सही लग रहा है मुझे, है ना। और दूसरा उसने ये बताया था मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम इज एम्प्टी, ये भी सही लग रहा है मुझे। तो सेकंड एंड फोर्थ मुझे कुछ सही लगते हैं। कहने का मतलब ये कि न्यूट्रॉन जो होता है ना वो न्यूक्लियस में रहते हैं कि नहीं रहते, इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था। उसने जो बताया था उसने सिर्फ ये बताया था कि न्यूक्लियस सेंटर में है जिसमें कि मैक्सिमम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होते हैं। न्यूक्लियस पॉजिटिव है क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव उससे टकरा के रिवर्स हो गए, तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन लगाया। पहली चीज़ तो ये समझ में आई। और दूसरी चीज़ ये बताई उन्होंने कि एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली है क्योंकि मैक्सिमम पार्टिकल उनके एक्सपेरिमेंट में सीधे निकल गए थे, ये उन्होंने काउंटिंग करी थी। दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू कि मेरे हिसाब से रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ करेक्ट है। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है तो ये तो रदरफोर्ड को उस समय भी पता था ना, ये समझा रहा हूँ। नेक्स्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। फ्रॉम अमंगेस्ट द फॉलोइंग केमिकल स्पीशीज, ये चार, द वन हैविंग आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर, आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी का होगा जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर बराबर होंगे। ये 18 है, ये 18 प्लस है, ये भी नहीं होगा। ये 20 प्लस 2 है तो ये हो जाना चाहिए क्योंकि इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इसके पास 19 हो गए, इसके पास 17 हो गए, तो इन दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो ये हो सकता है। तो फर्स्ट और थर्ड ये ऑप्शन करेक्ट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल होंगे ना तो कॉन्फ़िगरेशन इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे तो कॉन्फ़िगरेशन इक्वल होगा। इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि आप देख लो 18 है, ये 18 है, समझ में आ गया। 288 क्लियर है। यहां तक कंप्लीट होता है अपना नॉलेज बास्केट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अब अपन बात करेंगे कॉम्पिटिटिव स्टफ, ठीक है। तो नॉलेज बास्केट कंप्लीट हो चुका है और वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉम्पिटिटिव स्टफ, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। नाउ KLMN शेल क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, बहुत सिंपल है। 285 इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली, KLM में 285 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई लेना देना नहीं हमें क्योंकि p ऑर्बिटल पूछा है। p ऑर्बिटल पूछा है तो कॉमन सी बात है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉडर्न कॉन्सेप्ट वाला बताना है। तो भैया इसको ऐड कर लो, 2 + 8 + 5 ये हो गया 15। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, 15 हो गया ना। अब वही अपना मॉडर्न वाला कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है। अब बोल रहे हैं भाई p में कितने इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। एक तो p ये पकड़ लो, एक p ये पकड़ लो। बात समझ में आई। दोनों तरफ के p आप पकड़ लो और जैसे ही आपने p पकड़ लिया आपको समझ में आ जाएगा। अब ये देख लो, ये और ये क्लियर हो गया। यस सर। तो टोटल कितने हो गए भाई, टोटल कितने हो गए ये 6 + 3 9। बात समझ में आई। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 4th। क्लियर है। चलो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu+2 Z = 29। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। कॉपर Cu+2 का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब है कि कॉपर के पास अब 27 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अगर आप 27 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये आर्गन में तो मतलब है 18 18, तो 18 + 10 28, 18 + 10 28 और ये 29, ये पॉसिबल नहीं क्योंकि Z+2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट क्योंकि 18 + 9 27 होता है। आप लिख के भी देखेंगे तो भी वही होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 जो भी है। तो ऑर्गन के बाद अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ऑर्गन के बाद कितने बचेंगे 4s2
4s2 यानी हो गए 20, और अब बचेंगे 3d9, ठीक है, 3d9। अगर ये कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन पूछता, जो कि आगे के क्वेश्चन में आएगा, अभी समझा देता हूं, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन पूछता जो आगे के क्वेश्चन में आएगा, अभी सुन लो, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा यूं, तो ये हो जाएगा मेरे बेटों ऑर्गन 3d10 4s1, बात खत्म हो गई। अगर ये ऑर्गन का कॉपर का पूछता तो, अगर ये कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन पूछता तो, समझ में आई बात। लेकिन इसने पूछा है Cu+2, ये +2 आ गया ना, तो इस 2 में 2 इलेक्ट्रॉन इसको हटा दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, तो ऑर्गन 3d9। इसी वजह से हमने जो आंसर दिया है वो थर्ड ऑप्शन लिया है। क्लियर है। कॉपर का जो अगला क्वेश्चन है उसको डिस्कस नहीं करूंगा, वो अभी बता दिया है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 3 एटम्स A, B एंड C आर गिवन बिलो। देखो मेरे बेटों, कुछ भी नहीं है। आइसोटॉप्स का मतलब होता है एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। आइसोबार का मतलब होता है एटॉमिक मास सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। अब जरा इसको पकड़ के देखें, तो ये प्रोटॉन तो सेम है A और C में, और 146 और 148 अगर इसमें ऐड करेंगे तो वैल्यू अलग अलग ही आएगी मास नंबर की, यानी 90 + 146 और 90 + 148 अलग आएगा। और वैसे भी मैंने आपको समझा दिया है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आइसोटॉप्स। अगर आइसोटॉप्स हैं तो उसके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट ही होते हैं, और उन्हीं की वजह से आइसोटॉप बनते हैं। यू नो इट वेरी वेल। तो A और C तो आइसोटॉप हो गए, मैं लिख देता हूं AC आइसोटॉप्स, ये तो पकड़ लो। अब A और C आइसोटॉप्स हैं तो या तो पहला ऑप्शन होगा या फोर्थ ऑप्शन होगा। अपन आगे भी चल लेते हैं। A और C आइसोटॉप्स, B एंड C आर आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है, B एंड C आर आइसोबार, एटॉमिक नंबर डिफरेंट और एटॉमिक मास सेम होने चाहिए। अब एटॉमिक मास कितना है इसका एटॉमिक मास देखते हैं, तो ये होगा बेटा मेरे 92 + 146, 92 + 146, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 238, और 90 + 148 करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 90 + 148, यू विल गेट 238। यानी इन दोनों का मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो B और C आइसोबार। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल 101% करेक्ट है। क्लियर हो गया। एटॉमिक मास नहीं देके इन्होंने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन दिए, आप उनको ऐड कर लीजिए, एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। यू नो इट वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक डोनेट किया तो 10 हो गए। मैग्नीशियम के पास 12 होते हैं, 2 डोनेट किया तो 10 हो गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें इक्वल होंगे, सिंपल है। देयर आर 3 एलिमेंट्स A, B एंड C हैव एटॉमिक नंबर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। B इज ए नोबल गैस, द कंपाउंड बिटवीन A एंड B विल बी। देखो थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये जो B है ना, ये नोबल गैस है, और नोबल गैस के जस्ट पहले वाला जो एलिमेंट है वो A है, और उसके जस्ट बाद वाला एलिमेंट C है। इसको मैं 2 तरीके से समझाऊंगा, एक तो इसके जनरल मेथड से और एक एग्जाम्पल लेके, आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि पीरियोडिक या एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले पीरियोडिक टेबल याद भी कर लो, मैंने बीच में आपको करवाई भी थी। आपको कुछ नहीं करना, पीरियोडिक टेबल याद कर लेना। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो कमेंट बॉक्स पे लिख देना, तो मैं उनको पीरियोडिक टेबल की अलग से एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। हाल फिलहाल मैंने लेक्चर में बताया हुआ है। अब ध्यान से सुने, पीरियोडिक टेबल आपके पास होनी चाहिए। जो ग्रुप नंबर 18 है, उस ग्रुप नंबर 18 को आप याद कर लीजिए, याद ही हो गया। यानी कि वो कौन है, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के जस्ट -1 यानी जस्ट एक नंबर पहले अगर हम आएंगे तो हमें हेलोजन ग्रुप मिलेगा, और हेलोजन ग्रुप जो होता है उसकी वैलेंसी होती है -1, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इनर्ट गैस के 2 ग्रुप आगे जाओगे, यानी इनर्ट गैस अगर पीरियोडिक टेबल इधर खत्म हो रही है तो जस्ट इधर से स्टार्ट करोगे
तो पहला ग्रुप और सेकंड ग्रुप पे जाओगे तो ये हो जाएगा +2। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आप चाहें तो C+2 चैप्टर 3 के अकॉर्डिंग और A-1 यू विल गेट CA2। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए हम एक इनर्ट गैस पकड़ के चलते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। तो ऑर्गन के जस्ट पहले क्या होता है? क्लोरीन। वैलेंसी -1। और क्लोरीन के जस्ट बाद आर्गन, आर्गन के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कैल्शियम, आर्गन के बाद पोटेशियम, नेक्स्ट 19 नंबर, देन कैल्शियम। तो कैल्शियम आएगा ये +2। तो Ca+2 और Cl-1, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। Ca+2 Cl-1 तो CaCl2। CaCl2 का मतलब Ca2 का कॉन्सेप्ट या वो वाला फॉर्मूला फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट, व्हेन 2 एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स देन एनर्जी इज रिलीज। जब भी 2 एटम आपस में कंबाइंड होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये 11th क्लास में बॉन्डिंग में हम डिटेल में समझाएंगे आपको ऐसा क्यों होता है। द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ 4 एलिमेंट ABCD, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है। द टेंडेंसी टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड विल बी लार्जेस्ट इन। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसमें बनने की टेंडेंसी होती है? जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और आयनिक बॉन्ड कौन बनाते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? मेटल ग्रुप। तो ये हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन का। ये दोनों तो करेंगे नहीं, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। इन दोनों में ये भी एक तरह से इनर्ट बना रहे हैं कार्बन का, और ये बना रहे हैं उसका फ्लोरीन का। एक इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, 2p6 है ना, तो इसका ऑप्शन होगा C ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ए प्रोटॉन। प्रोटॉन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हाइड्रोजन को लेकर के बात करें तो यह हाइड्रोजन है, इसके पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और ये सिर्फ और सिर्फ H+ बनाए तो इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी इसने डोनेट कर दिया और अब रह गया ये प्रोटॉन। समझ में आई बात? तो इसका नाम हो गया प्रोटॉन। इट इज आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 3d10 4s1। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए। मेरे हिसाब से पोटेशियम और आर्गन, पोटेशियम का 19 होता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, आर्गन के 18 ही होते हैं, तो अब ये भी 18 हो गया और ये भी 18 हो गया। फॉल्स स्टेटमेंट फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट इज। फॉल्स स्टेटमेंट जो गलत है, फॉल्स को पकड़ के चलना है ना। चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस आयन, सही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन न्यूट्रल एटम, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, इसमें थोड़ा गड़बड़ है मामला। चेंज इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम प्रोड्यूसेस आइसोटॉप, ये भी सही है। ये गलत है क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से कम नंबर में हो, ये चांसेस कम होता है, या तो बराबर होंगे या ज़्यादा होते हैं। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रॉन लेस, भैया हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो लेट्स मूव टू नाउ क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्टली। कॉन्फ़िगरेशन को मैच करो 2n² के फॉर्मूले से और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैच करो, 2n² फॉर्मूला है, यू नो इट वेरी वेल। यहां पे काउंट कर लो, जैसे कि आप सेकंड नंबर वाला देखते अपने को उल्लू बना रहा है। क्यों? पहले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अरे भैया 2 होते हैं। वैसे ही
ये इधर सी वाले में देख लो, इसमें भी काउंटिंग कर लो, सिंपल काउंटिंग कर लो, सब समझ में आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन समझ में आ गया, करेक्ट है, बस काउंटिंग कर लो और कुछ नहीं है। 288 वाला कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? नाउ विच आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na+ एंड Cl-। अरे भैया सोडियम के वैलेंस शेल में मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 11, 281। अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया जाए तो 28, ये 288, अर्थात ऑप्शन दिस। बात समझ में आई? क्लियर हो गया ना? बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑर्बिटल कैन हैव द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर हमने पढ़ाया था n = 3। n = 3 में ऑर्बिटल्स कितने हैं? देखो किसी को बताना मत, ट्रिक बताता हूं, ज्यादा दिमाग लगाने बिल्कुल जरूरत नहीं है, ट्रिक बताता हूं। टोटल ऑर्बिटल कभी भी निकाल ले हो, टोटल ऑर्बिटल कभी भी निकाल ले हो, n का स्क्वायर कर दो, राम राम, n का स्क्वायर कर दो, वो तो ऑर्बिटल्स हो गए। अच्छा वो आगे आएगा, इसमें भी समझ लो, n = 3 ऑर्बिटल्स हैं, टोटल ऑर्बिटल्स की बात कर। अब ये इन्होंने -2 दे दिया। -2 का मतलब क्या है? अरे ये है 0 1 2 यानी SPD, ये हो गया D, 3D, घुसा दिमाग में, घुस गया 3D। अब D में 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, वो बताया था ना आपको मैंने, वो -2 से +2 तक, -2 -1 0 +1 +2 वो होते हैं जो भी है। तो -2 यानी एक ही तो ऑर्बिटल हुआ। अरे ऑर्बिटल तो एक ही हुआ ना, बात समझ में आई? तो आंसर ऑप्शन ये हो गया 1। क्लियर? ये आपके 11th में भी है, अभी पढ़ लोगे ना तो 11th में आसानी रहेगी, 11th में आराम रहेगा, इसलिए पढ़ लो, अभी टाइम बहुत है तुम्हारे पास। नंबर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग सेम? देखो भैया क्या चीज सेम हो सकती है? एल्यूमिनियम और फ्लोरीन में प्रोटॉन सेम हो नहीं सकते, न्यूट्रॉन सेम हो नहीं सकते। ले दे के इलेक्ट्रॉन, ले दे के, ले दे के, ले दे के, ले दे के, इसने दे के और इसने ले के, एक ने दे के एक ने ले के बराबर कर लिए, अर्थात मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉन, अरे भैया इसमें एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, बचे 10। एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बचे 10। इसके पास फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन लेके बचे 10। तो वी इन दैट केस वी कैन कंसीडर बोथ हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द सिस्टमैटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ दीज एलिमेंट x, y एंड z आर गिवन। देखो भैया सवाल बहुत बड़ा हो ना तो डरा मत करो, आराम से तसल्ली से पानी का गिलास लेके पानी पीते जाओ, सवाल को पढ़ते जाओ। स्टडी करो ना, जब पानी की एक बड़ी बोतल रख के बैठा करो, खूब पानी पीते जाओ, पढ़ाई करते जाओ। अब ध्यान दो, सबसे पहले x, y, z को पढ़ो, स्टडी करो। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 2 8 2 2 8 2 कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया? 2 8 2 ऐसे ही लिख लो, ये 2 8 और ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 2 8 5। ठीक, आइडिया लग गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन छोटी मोटी चीज नहीं है, पता चल गया। एक मेटल है, एक नॉन मेटल है और एक इनर्ट गैस है। ठीक, अब इसके रिगार्डिंग इन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं, उन सवाल को दिमाग में, इस पॉइंट को दिमाग में रखते हुए उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? पहले ये पकड़ लेना पूछ क्या रहा है, करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। बात समझ में आई? पहला, जेट कैन फॉर्म ZCl3 एंड ZCl5, ये सही है। जेट का मतलब होता है ये एक्चुअली फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन है, और फास्फोरस की एक खासियत होती है कि ये फास्फोरस PCl3 और PCl5 बनाता है, ये दोनों चीज़ें बनाता है। इसकी डिटेल अभी आप रहने दीजिए, इसको हम पढ़ाएंगे आपको 11th क्लास से बॉन्डिंग में, या अभी भी पढ़ा देंगे, लेकिन उसका डिटेल में अभी मत पढ़ो क्योंकि उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। एक्सपेंशन ऑफ डी ऑर्बिटल का कुछ एक्सपेंशन है, उस पर अभी मत जाओ, अभी इतना ही समझो PCl3 और PCl5 बनाता है। वाई एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक फॉर्म? कॉमन सेंस की बात है। कोई भी इनर्ट गैस ग्रुप नंबर 18, मैंने आपसे कहा था पीरियोडिक टेबल खरीद लीजिए, लगभग मेरी हर क्लास में एक बार बोलता ही हूँ कि पीरियोडिक टेबल खरीद लो बड़ी साइज की। तो ग्रुप नंबर 18 जो है ना, उसमें मोनो एटॉमिक एटम है, हीलियम, नियॉन, जीनॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जो भी है,
वो आप कर सकते हैं। X एंड Z कंबाइन टू फॉर्म X3Z टाइप कंपाउंड। X3Z टाइप कंपाउंड का मतलब होता है कि ये तो +2 है, अगर X को मैं +2 लूं और Z को -3 लूं तो X3Z नहीं बनेगा, X3Z2 बनेगा। तो ये गलत है भाई, है ना। X एंड Y कंबाइन टू फॉर्म XY2, ये तो कंबाइन ही नहीं होगा भाई, तो कैसे बनेगा। X विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड। X विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन, आई एम सॉरी, X गेन नहीं करेगा, डोनेट करेगा। तो 3, 4 और 5 तीनों मुझे गलत लग रहे हैं, समथिंग इज रॉन्ग। तो थर्ड, हाँ ये फोर्थ ऑप्शन है बेटा, करेक्ट है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, the given table shows the number of proton, neutron and electrons in atoms or ions. Which atom or ion in the table is an isotope of the atom with the composition of 11 proton, 11 electron and 14 neutron? थोड़ा दिमाग लगाना। आइसोटोप का मतलब होता है एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट। तो एटॉमिक, अगर कोई एटम है जिसका कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो इसका आइसोटॉप कौन सा हो सकता है, P, Q, R या S, कौन हो सकता है, यही पूछ रहे हैं वो, ठीक है। तो उनका पूछने का कारण ये है कि भाई इनमें से कौन है जो इसका आइसोटॉप हो सकता है। अब जिसमें 11 प्रोटॉन हो, 11 इलेक्ट्रॉन हो और न्यूट्रॉन 12 है तो ये 14, तो एटॉमिक नंबर अगर सेम होगा तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, बिल्कुल सही है। और एटॉमिक मास डिफरेंट होगा तो न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, बिल्कुल सही है। तो मुझे पी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्योंकि आप देख लीजिए, इससे भी एटॉमिक नंबर मैच नहीं, इससे भी मैच नहीं, इससे एटॉमिक नंबर तो मैच हो रहा है पर एटॉमिक मास भी मैच हो रहा है, जो कि गलत है। एटॉमिक मास डिफरेंट होना चाहिए। इसका एटॉमिक मास कितना है, 25, और इसका एटॉमिक मास भी 25 है, जो पॉसिबल नहीं है। डेट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू। क्लियर हो गया ना मेरे बेटों। एलिमेंट P हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन L शेल। L मतलब सेकंड शेल, सेकंड शेल मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2, 5 सही है। Q हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन M शेल, 5 इलेक्ट्रॉन इन M शेल, तो K L M, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया साहब। बोथ एलिमेंट हैव वैलेंसी इक्वल टू 5 ओनली। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस। देखो भैया, P और Q के अकॉर्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसके बारे में थोड़ा ध्यान आपको उसको ध्यान रखते हैं, देखते हैं। पहला ऑप्शन है बोथ एलिमेंट हैव वैलेंसी इक्वल टू 5 ओनली। ओनली मत बोलो, 5, 3 दोनों हो सकती है। बोथ एलिमेंट हैव सेम मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो मास नंबर भी डिफरेंट ही होगा। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट P इज 7, हाँ ये सही है 7, एंड अदर एलिमेंट इज 15, ये सही है, ये चीज़ तो सही है, मैं इस पर कर देता हूँ टिक, ये सही है। और नीचे वाला देख लेते हैं, बोथ एलिमेंट शो वैलेंसी इक्वल टू 3 ओनली। ओनली के चक्कर में मत पड़ो, 3 और 5 दोनों शो करता है, ज़रूरत पड़ने पर 3 भी करता है, ज़रूरत पड़ने पर 5 भी कर सकता है। ओके, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्लोरीन डज नॉट, अरे यार क्लोरीन है और ये क्लोराइड आयन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टैक्ट डज नॉट डिफर, इन दोनों में क्या डिफरेंस नहीं है। क्लोरीन है, क्लोराइड आयन है, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अलग हो नहीं होने, तो क्या सेम होगा, प्रोटॉन, ओनली प्रोटॉन, बाकी सारी चीजें अलग होगी। क्लियर है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बिलो रिप्रेजेंट द सेट आइसो इलेक्ट, यार याद ये कर लो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, काउंट करो, गिनो, और क्या। नाइट्रोजन में 7 एटॉमिक नंबर है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में 3 ऐड करो 10, फ्लोरीन 9 + 1 10, सोडियम 11 - 1 10, तो 10 10 10 टन टना टन टन, बाकी सब अलग अलग है, एलिमेंट ही अलग है तो इलेक्ट्रॉन सेम कैसे होंगे, मतलब ग्रुप ही अलग है। सोडियम कैल्शियम, बेरिलियम सोडियम, वाह वाह वाह, बहुत डिफरेंस है। पोटेशियम सोडियम, महा डिफरेंस है।
विच इज द, इसलिए कहता हूं पीरियोडिक टेबल भी याद करना शुरू कर दो अभी से, बेटर रहेगा। विच इज द करेक्ट आंसर इफ n इक्वल टू 4 वेयर n इज नंबर ऑफ शेल देन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन। भैया 2 मिनट पहले मैंने ट्रिक भी बता दी थी पिछले क्वेश्चन में, अभी सुन लो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर, n बराबर 4 रखोगे तो यू विल गेट 32। 32 इलेक्ट्रॉन्स किस में है? सेकंड नंबर पे 32 ऑप्शन इन दोनों पे, यानी ये तो खलास। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालेंगे? अगर n दिया हो तो रट लो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का एक ही तरीका है, n स्क्वायर कर दो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का एक ही तरीका है, n स्क्वायर कर दो। ट्रिक याद रखना, किसी को बताना मत। नाउ 9th क्लास में किसी को नहीं पता होती है ट्रिक, 11th में पढ़ाते हैं, वो भी कंपटीशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जब। हाँ, व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम? भैया क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन तो आर्गन में ख़त्म हो गए, उसके बाद 4s2 कितने हो गए? 18 और 2 20, बचे 4, तो ये हो गया 3d4 जो कि गलत है। आप बोलोगे सर अकॉर्डिंग टू n+l रूल तो सही है ना? ना, इसको इधर भेजो। 3d5 4s1 फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझ में आई? नेक्स्ट, देर आर 4 स्पीशीज P, Q, R and S with the composition as given below। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द कंपोजिशन ऑफ विथ X2Y3? X2Y3 टाइप का कोई कंपाउंड बनना है। X2Y3 कंपाउंड का मतलब क्या होता है? थोड़ा दिमाग लगाइए, पहले इसको जरा स्टडी कर लें। P में 12 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, यानी P जो है ये +2 टाइप का है क्योंकि इसे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। Q 13 और 10 इलेक्ट्रॉन है। अरे तो Q ने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तभी तो इतना डिफरेंस है। पकड़ो ना यार, कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे भैया 13 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 डोनेट कर दिए ना इलेक्ट्रॉन। आयन है भाई, ये आयन का कॉन्फ़िगरेशन है। R 17 18 यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कोई बात नहीं, R-1 है। S में 16 18 तो कोई बात नहीं, S-2 है। अब ये बोल रहे हैं कि X2Y3 बनाना है, तो X2Y3 कब बनेगा? जब X पे +3 होगा और Y पे -2 होगा। तो +3 कौन है? Q, और -2 कौन है? S। तो मेरे हिसाब से अगर Q +3 हो, Q और ये S, तो ये इधर से इधर जाएगा ना, Q +3 S-2, तो Q2S3, तो X2Y3 यानी कि Q एंड S होना चाहिए मेरे हिसाब से। बात समझ में आई? द न्यूक्लियन नंबर ऑफ एटम X इज 37। न्यूक्लियन नंबर मतलब न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल्स हैं टोटल। न्यूक्लियस में कौन कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 37 फॉर एलिमेंट X। और X2 जो मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ X2 कंटेन 34 प्रोटॉन। X2 में 34 प्रोटॉन है, यानी X और X के 2 एटम हैं, तो X2 में 34 प्रोटॉन है, तो X में कितने होंगे? 17। X में कितने प्रोटॉन है? 17। कितने प्रोटॉन है? 17। हाउ मेनी न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम है? अरे X में कितने न्यूट्रॉन है भाई? यही तो निकालना है, निकाल लो ना। न्यूक्लियन दिया है, प्रोटॉन निकाल लिया है, माइनस कर दो, ऑप्शन सेकंड चेक कर लो। समझ में आया? अरे न्यूक्लियन देख लिया, न्यूक्लियस से प्रोटॉन देख लिया, तो अब न्यूट्रॉन में क्या है भाई? नेक्स्ट, रेडियोएक्टिव आइसोटोप यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, कोबाल्ट 30, कोबाल्ट 60, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, एटॉमिक नंबर सबको ऐड कर दो 17, 2 + 8 + 7 17, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, which will have electronic configuration 282 मतलब
एटॉमिक नंबर कितना? 12। 12 एटॉमिक नंबर किसका? मैग्नीशियम का। क्यों परेशान हो, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? विच एलिमेंट हैव 2 शेल, बोथ दीज शेल्स आर फुल्ली फिल्ड। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2n² के अकॉर्डिंग 2। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2n² के अकॉर्डिंग 8। तो 2 और 8 मिलके 2 शेल हो गए ना, फुल्ली फिल्ड है ना, टुल है ना, बिल्कुल टुल, बिल्कुल 10। 10 मतलब नियॉन। टेंशन नहीं लेने का। An isotope of which element is used in the treatment? यार बार बार एक ही सवाल पूछना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। How many valence electron are present in chloride ion? क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17। कॉन्फिगरेशन 2, 8, 7। और एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर से दहेज में क्लोरीन लेके आएगा तो 2, 8, 8 बन जाएगा। तो ऑप्शन 4। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 32 है ना। आइसोटॉप्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल ही है, अरे एटम ही तो है, और एटम है तो न्यूट्रल है, ठीक। लेकिन रीजन समझ लेते हैं। इसका रीजन क्या देते हैं साहब कि आइसोटॉप्स आर स्पीशीज विद सेम मास। सेम मास नंबर पे रुक जाओ, गलत है, डेफिनेशन ही उल्टी कर दी। डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, आइसोटॉप है, आइसोबार थोड़ी है। तो ए तो करेक्ट है, रीजन असर्शन तो करेक्ट है, रीजन फॉल्स है। नेक्स्ट, द अलाउबल कॉम्बिनेशन ऑफ द क्वांटम नंबर ऑफ ईच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4s 3p एंड 5d। देखो भाई 4s मैं यहां लिखता हूं एक एक चीज। 4s इसमें n बराबर 4, l बराबर 0, m बराबर भी 0, ठीक है, बिल्कुल ये गलत है। m बराबर 1 नहीं हो सकता। 3p, n बराबर 3, l बराबर 1, 0 मतलब s, 1 मतलब p, और m बराबर -1, 0, +1, ठीक। 5d, n बराबर 5, l बराबर SPD 0, 1, 2, 2, और m बराबर -2, 2, +2। ये चीज है, ये आप देख लो और इससे इसको मैच कर लो आंख बंद करके। 4s के लिए 4s ये सही है, ये सही है, ये गलत है। m बराबर 1 नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो ये गलत है। ये यही गलत होगा तो ये आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी देख लेंगे। इस वाले में देख लें, ये सही है, n बराबर 3, l बराबर 2, ये भी सही है। अब यहां देखो n बराबर 5 और l बराबर 2 है, जबकि l बराबर 3 लिखा है, तो ये वाला भी गलत है। ये भी सही है, n बराबर 3, ये भी सही है, ये 5, l बराबर 2, ये बिल्कुल सही है। तो भैया करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। फोर्थ में भी देख लोगे तो पता चल जाएगा, ये l बराबर 1 ये गलत है। नेक्स्ट, मैच करना पता चल जाए। क्वांटम नंबर एक बार क्लियर हो गया ना, फिर तो बस गेमिंग है, सिंपल मैथमेटिक्स है क्वांटम नंबर, समझ में आई। नेक्स्ट, स्टडी द टेबल केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये टेबल बनाई हुई है और इधर इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पहले अपन इसको देख लेते हैं कि कोई एलिमेंट U है, उसमें 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है। V में 20 प्रोटॉन, 20 न्यूट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन। W में 16 प्रोटॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 न्यूट्रॉन। X में 20 प्रोटॉन, 19 न्यूट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। Y में 14 प्रोटॉन, 15 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन। जो भी है, जो इन्होंने डेटा दिया हुआ है आपने पढ़ लिया। अब सवाल यह है, W इज नोबल गैस, चेक करते हैं क्या W नोबल गैस है, चेक करो। 16 नंबर ऑफ प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन, 18 ना, न्यूट्रल नोबल गैस में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। नोबल गैस लेस रिएक्टिव नहीं, ना तो इलेक्ट्रॉन देती है ना इलेक्ट्रॉन लेती है, तो ये होती है इनर्ट। तो ये कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट नहीं लग रहा। नेक्स्ट, X एंड Y आर केटायंस, ये चेक कर लेते हैं।
एक्स 20 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन, सही है, कैटायन हो सकता है। 14 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब होते हैं जब उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो नेगेटिव एनायन, तो ये गलत है। एक कैटायन है एक एनायन है, इन्होंने बोला दोनों ही कैटायन है। यू एंड वी आर एनायंस, यू एंड वी आर एनायन ना। 11 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जब ये न्यूट्रल रहा होगा तो इसके पास 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। ओके, तो ये भी गलत हो गया। Z इज द लाइटेस्ट एलिमेंट एंड V इज द हेवीएस्ट एलिमेंट। Z इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, लाइटेस्ट एलिमेंट का मतलब है वजन, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 20 है ना, और V इज द हेवीएस्ट 20 + 20 40। आप चेक कर लो, ये सबसे भारी है और ये सबसे हल्का है, तो ये ऑप्शन मुझे करेक्ट दिख रहा है 4th नंबर का। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 35। ओके, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नेचुरली अकरिंग क्लोरीन इज नॉट अ होल नंबर, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअली में एवरेज एटॉमिक मास होता है। हर एलिमेंट के अलग अलग आइसोटॉप्स होते हैं और उनकी वैल्यू यानी परसेंटेज वाइज वो वैल्यू अलग अलग होती है, तो उनका एक एवरेज वैल्यू होती है और एवरेज वैल्यू कभी भी क्या फिक्स नहीं होती ना भाई। एवरेज वैल्यू आएगी, मान लीजिए क्लोरीन, एक क्लोरीन 60% नहीं है, 60.333% है और दूसरा 11.28% है, तो उसका जो एवरेज वैल्यू है वो कभी भी एक फिक्स रेशो में नहीं आएगी। तो कॉमन सी बात है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आइसोटॉप्स की फॉर्म में होता है और अलग अलग आइसोटॉप्स होते हैं, तो उनका एवरेज वैल्यू कभी भी फिक्स वैल्यू में नहीं होता है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो भैया न्यूट्रॉन्स का मतलब कुछ भी नहीं है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन्स, तो 4 और 114 माइनस कर लो तो यू विल गेट दिस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बहुत सिंपल सी बात है। हुम वाज न्यूट्रॉन डिस्कवर? चैडविक साहब, चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 39, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड इज M, द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। देखो बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। क्लोराइड है तो M+2 और Cl-। अब इसकी जगह ऑक्साइड लगा देंगे तो O-2, तो ये इधर से कट जाएगा तो MO। सिंपल, चैप्टर 3 का क्वेश्चन है इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्लोरीन 287, 17 एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, 287। नेक्स्ट 41, द एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, देखो भैया 2 और 7 का मतलब इसको ऐड कर लो, 9 किसका होगा? फ्लोरीन का होगा। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 प्रोटॉन 9 ही इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, among the following which element have 2 shells both completely filled? 2 शेल है और दोनों कंप्लीटली फिल्ड हैं। पहला शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कंप्लीटली फिल करने के लिए? 2, और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीटली फिल्ड करने के लिए? 8। तो 2 और 8 मिलके हो गए 10, और 10 एटॉमिक नंबर होता है नियॉन का। नियॉन का होता है ना। क्लियर है, समझ में आई बात? ओके देन, क्लियर।